जैसे अब एक जगह पे यूरोप में हमने किसी कैफ़े के बाहर गाड़ी खड़ी कर दी थी, अब हमें उस कंट्री में, चेक रिपब्लिक थी शायद से, हमें उस कंट्री का ये नहीं पता था कि अगर आप किसी भी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो वहाँ पे एक नंबर लिखा होता है पोल पे, उस नंबर पे मिस कॉल मारनी पड़ती है या मैसेज करना होता है कि आप इतने घंटे के लिए गाड़ी छोड़ के जा रहे हो और फिर आप जा सकते हो। पार्किंग फ्री थी, कोई पेड नहीं थी, पर वो मैसेज करना ज़रूरी है। अब हमें पता नहीं था, हम नए नए थे, फर्स्ट डे एंटर हुए थे चेक रिपब्लिक, हमें भूख लग रही थी, हम रेस्टोरेंट चले गए गाड़ी खड़ी करके पार्किंग में, आके देखा तो क्लैंप लगा हुआ था उस पर। अब वो जो पोस्टर लगा के गए वो भी सारा उनकी लैंग्वेज में, कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ करे किसको कॉल। फिर एक दो लोकल लोगों को पकड़ा, उन्होंने फ़ोन लगाया, फिर वो ट्रैफिक पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने इंडिया के 1500 रुपये लिए, चालान काटा, क्लैंप हटाया, फिर जाने दिया। और भाई जो जैसे कारनेट, ये जो गाड़ी का पासपोर्ट है, इसमें कितना खर्चा आता है? हाँ, ये खर्चा ना पहले तो ऐसा था कि आपका जितनी गाड़ी की वैल्यू है ना, उससे डबल आपको उनको ना एज अ सिक्योरिटी मनी पे करके जाना पड़ेगा कि आप अपनी गाड़ी इंडिया में वापस लाओगे, वहीं पे छोड़ के या बेच के नहीं आओगे। जैसे आप अगर 20 लाख की गाड़ी ले जा रहे हो तो 40 लाख रुपए उनको एज अ सिक्योरिटी रख के जाना पड़ेगा। जब आप कारनेट सरेंडर करोगे, इंडिया में आ गई आपकी गाड़ी, तो वो आपको 40 लाख रिटर्न कर देंगे। पर अब क्या करा है कि उन्होंने फिक्स कर दिया 5 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी देनी है, चाहे आप बाइक ले जाओ चाहे गाड़ी ले जाओ, और 1 लाख प्लस जीएसटी पे करना है 1 साल के कारनेट का। तो मतलब मैंने 6,18,000 रुपये पे करे, जिसमें से 5 लाख मुझे रिफंड मिल जाएगा जब मेरी गाड़ी इंडिया आ जाएगी और मैं कारनेट वापस दे दूँ। ओके। तो ये होता है, और वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो ये आपने सोचा नहीं था कि भाई इतना ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है पहले ही? इतने में तो पूरी ट्रिप निकल जाएगी, पूरी यूके दिल्ली की पूरी फ्लाइट, होटल वोटल सब अगर इकोनॉमी क्लास करे तो पूरी ट्रिप ही हो जाएगी। नहीं देखो, अगर मेरा ना दिल्ली टू लंदन हम 2 लोग गए थे, एक मैं और एक मेरा दोस्त, हमारा टोटल 32 लाख का खर्चा आया था, जिसमें हमने 108 दिन ट्रैवल किया और 30 कंट्रीज़ कवर करी, जिसमें रहना, खाना, गाड़ी का डीजल, शिपिंग, कारनेट, वीज़ा, फीस, होटल का सब इंक्लूडेड था। अब आप 3 लोग गए थे, कितने दिन के लिए गए थे भाई हम गए 23-24 दिन। कितना खर्चा लग गया होगा? भाई खर्चा लग गया 20 के मतलब तीनों का अगर मिला के देखें तो 20 के आसपास लग गया। 20 लाख रुपए। और कितनी कंट्रीज़ कवर करी आपने? 7। फिर मैंने 32 लाख में 30 कंट्रीज ट्रैवल करी और 4 महीने के लिए ट्रैवल किया और अपनी गाड़ी चलाई भी वहाँ पे। तो अब बताओ महंगा है कि सस्ता है? अब तो सस्ता लग रहा है भाई। भाई सही है। तो तो यार लगता ये है महंगा है, बट जिसको लंबा ट्रैवल करना है ना, जो पूरा करना चाहते हैं, जैसे जो यूटिलाइज करना चाहता है कि आप एक बार यूरोप पहुंच गए, खर्चा लगा मान लो, पर वो आप 35 कंट्री एक ही बार में पूरी अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हो, तो वो बहुत सस्ता है। अच्छा, पर रहने वहने का तो रहने काफी का खर्चा महंगा है। है, हाँ रहने का तो महंगा ही है। भाई यूरोप वैसे बहुत एक्सपेंसिव है, कुछ सिटीज़ तो है ना। अब ज़्यादातर जो अपना जर्मनी साइड वाले कंट्रीज़ है वो सारी महंगी है, लेकिन आप ये नीचे चेक रिपब्लिक देखोगे, ऑस्ट्रिया वगैरह देखोगे, ये थोड़ी सी सस्ती कंट्रीज़ है। बल्गेरिया हो गया, अल्बेनिया हो गया। तो वही होता है ओवरऑल, जैसे हम बजट लेकर चले थे कि होटल में पर डे हमने 6,000 से ज़्यादा नहीं खर्च करने, और मैक्सिमम कभी होना भी होगा तो 10 से 12,000 करेंगे, पर वो एवरेज आउट 100 दिन का 6,000 पर डे भी होना चाहिए। तो उसके अंडर हमने कर लिया था। तो 32 लाख रुपए टोटल खर्चा आया था, 16 लाख रुपए। भाई काफ़ी सही बजट ट्रिप करी है आपने। पेट्रोल का क्या सीन रहा भाई? डीजल तो देखो ईरान में तो ऐसा है कि वहाँ पे 4 रुपये लीटर डीजल है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, वहाँ पे डीजल की इलीगल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो ना हो, तो उन्होंने टूरिस्ट को डीजल देना ही मना कर रखा है। तो वहाँ पे एक कार्ड बनता है, टूरिस्ट कार्ड, वो अगर आप बनवाओगे तभी आप पेट्रोल पंप से जाके डीजल या पेट्रोल भरवा सकते हो, और हमारा वो कार्ड बन नहीं पाया किसी रीज़न की वजह से। अब हमारा हाईवे पे पेट्रोल मतलब डीजल ख़त्म हो गया, तो वहाँ के लोग इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि जितने भी ट्रक वाले रुक रहे थे वो 30-30 लीटर फ्री में डीजल दे रहे थे, और हम उनको ज़बरदस्ती पैसे दे रहे थे, वो ले ही नहीं रहे थे। अच्छा। और फिर दूसरी चीज़, अब वो तो चलो हमने 20 लीटर ले लिया, अब आगे भी तो इतने दिन ट्रैवल करना है, डीजल डलवाना ही है। तो हम जिस भी पेट्रोल पंप पे जाते थे, वहाँ के बंदे क्या करते थे, जैसे जो भी ट्रक वाला आ रहा है वो अपना 50 लीटर डलवा रहा है, तो 50 के अलावा 10 लीटर वो हमारा डलवा देते थे फ्री में। तो ऐसी 5 ट्रक आए, 10-10 करके 50 लीटर फ्री में डीजल। तो हमने वहाँ पे टोटल 2,000 किलोमीटर ट्रैवल किया और हमारा सिर्फ 800 रुपये का डीजल लगा। भाई ये तो बढ़िया यार, अच्छे लोग यार वहाँ के, तो बढ़िया चीज़। ये लोग मतलब वहाँ चलते चलते ही लोग आपको घर पे इनवाइट कर लेंगे कि आ जाओ चाय के लिए आ जाओ। तो मतलब बहुत जैसे ईरान की ना लोगों के मन में एक वो बनी हुई है कि बहुत टेररिज्म होगा या लोग अच्छे नहीं होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को मतलब सबसे ज़्यादा मज़ा जो है ना लोगों के मामले में, वो ईरान और टर्की में ही आया। मतलब वहाँ के लोग बहुत बढ़िया थे। किसी के आप घर पे गए, किसी ने आपको बुलाया चाय हाँ, पे? 2-4 लोग बने थे वहाँ पे, एक हमारे गाइड थे वो थे, उनके साथ भी गए। तो मतलब अच्छे लोग थे काफ़ी, पैसे नहीं लेते थे आधी जगहों पे, कि मतलब कुछ चीज़ दे रहे हैं तो पैसे लेने से मना कर देते। जैसे उनको इंडिया नहीं पता, उनको हिंदुस्तान पता है। तो मतलब हम शुरू में हम इंडिया बोलते थे, उन्हें समझ नहीं आता था। फिर किसी ने अपने मुंह से बताया कि हिंदुस्तान, तो फिर हमें पता चला कि एक्चुअल में इन लोगों को हिंदुस्तान पता है। तो हम जहाँ भी हिंदुस्तान बताते थे ना, ज़्यादातर लोग पैसे नहीं लेते थे या फिर कम कर देते थे या
अच्छा बिहेवियर हो जाता था उनका काफ़ी ज़्यादा। और भाई जैसे यहाँ पे तो राइट हैंड ड्राइव है और पूरे यूरोप में ऑलमोस्ट लेफ्ट हैंड ड्राइव ही है, तो आपको वो उसमें दिक्कत नहीं आई? हाँ मतलब जब ईरान में हमने शुरू करी अपनी जर्नी, वो भी लेफ्ट हैंड ड्राइव ही है, तो मतलब एक दिन लगा था अडेप्ट होने में और पहले दिन एक्सीडेंट भी हो गया था। तो होता क्या, हमारे इंडिया में हमें राइट से ओवरटेक करना है, वहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है तो लेफ्ट से ओवरटेक करना है, बट हमारी स्टीयरिंग व्हील राइट वाली थी गाड़ी। तो अगर मुझे किसी, मान लो एक सिंगल रोड है और आगे मेरे ट्रक जा रहा है और मुझे उसको ओवरटेक करना है, तो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा उधर क्या है, तो मुझे अपने पैसेंजर जो साथ में बैठा को ड्राइवर, उससे पूछना पड़ेगा। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि मैंने ओवरटेक लिया, आगे से ट्रक आ रहा था, मैंने ब्रेक लगाई, पीछे वाले ने ब्रेक नहीं लगाई, उसने ठोक दी गाड़ी पूरी। और ये फर्स्ट डे ही, सोचो ट्रिप का फर्स्ट डे ईरान में, और पहले दिन ही गाड़ी ठुक गई। मतलब उस टाइम तो ऐसा हो रहा था पता नहीं ट्रिप हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बट उसके बाद टचवुड एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई और स्मूथ गया सब कुछ। तो आपने रिपेयर कराया गाड़ी या रिपेयर वैसे नहीं ही करवाया, एक्चुअली जो डिक्की थी ना वो पूरी दब गई थी, तो मैकेनिकली कुछ इशू नहीं आया। अगर मैकेनिकली आता तो ना तो वहाँ रिपेयर हो पाती और फिर इंडिया शिप ही करनी पड़ती गाड़ी वहाँ। तो आप दिल्ली से ईरान गए थे पहले? हाँ, इसका ना रूट ये भी था कि हम चाइना वाले रूट से जा सकते थे, बट उस टाइम पे चाइना ने बंद कर रखी थी एंट्री। अब मैं ऑस्ट्रेलिया वाली में चाइना से गया हूँ, बट उस टाइम पे फिर हमने इंडिया, मुंबई से शिप करी थी गाड़ी ईरान, और हम गए यहाँ से दुबई और दुबई से ईरान, फिर वहाँ से हमने गाड़ी पिक करी और फिर पूरा बाय रोड। ओह, तो बीच बीच में जब नदी आती है तो आप फेरी? नहीं, वहाँ कोई नहीं है नदी, वहाँ पे पूरा यूके तक आपका बाय रोड है। ईरान से यूके तक पूरा रोड? हाँ हाँ, ईरान से टर्की, टर्की से यूरोप एंटर करो, यूरोप तो बाय रोड कनेक्टेड ही है, फिर फ्रांस से आपका अंडर वाटर टनल है, वो भी बाय रोड ही है एक तरह से आप देखोगे तो पूरा वो है। तो प्रॉपर हाईवे बना हुआ है या फिर कैसे, मतलब क्या, कैसा स्ट्रक्चर कैसा है? डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। जैसे ईरान में कई जगह पहाड़ी इलाके भी थे, कई जगह रेगिस्तान थे दूर दूर तक, और मेजोरिटी जो यूरोप था उसमें सारी जगह हाईवेज ही थे बढ़िया, 3 लेन 4 लेन 5 लेन ऐसे हाईवेज ही बने। तो आपको बीच में ऐसे रोका है रास्ते में कि भाई चेकिंग वेकिंग कराओ? हाँ, ईरान में रोका था, हम ओवर स्पीड कर रहे थे तो पुलिस वालों ने रोक लिया साइड में, तो वही चालान काट रहे थे वो इंडिया के 2000 रुपये। तो हमारा इंडिया में भी थोड़ी सी आदत है ना कि सर देख लो जो बन जाए, तो हमने वैसे ही वहाँ ट्राई किया, तो वो उसे पता चला कि इंडियन है, तो उसने कहा कि चलो कुछ भी दे दो, आप सोविनियर दे दो ऐसा। तो हमने इंडिया का 10 रुपये का नोट था वो दे दिया, उन्होंने छोड़ दिया। अरे तो मतलब चालान नहीं काटा। ये बढ़िया है, उसे मालूम था उसकी बारी 10 रुपए? हाँ मतलब वो पैसे नहीं मांग रहा था बाद में, वो कह रहा कुछ भी सोविनियर दे दो, सिक्का हो कुछ भी अपनी कंट्री का या दूसरी कंट्री वो का, कह रहा भेंट दे बस दो वैसे ही मुझे दे कोई। दो। हाँ तो अच्छे थे पुलिस वाले का। भाई ऐसी कोई कंट्री बताओ, सिंस आपने इतनी कंट्रीज ट्रैवल कर लिया गाड़ी के साथ, ऐसी कोई कंट्री बताओ जो आप बोलोगे यार यहाँ पे तो तुम्हें बाय रोड ट्रैवल करना ही चाहिए, फ्लाइट से मत जाओ, ये तो मैं रिकमेंड करता ही करता हूँ अपनी ऑडियंस को। टर्की एक तो, और स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड हमारे पास थोड़ा वीज़ा की दिक्कत थी तो हम ज़्यादा ट्रैवल कर नहीं पाए, बट एक्चुअल में जो इंटरलाकन वाला एरिया है वो वाला, वहाँ पे अगर आप बाय रोड करते हो तो बेस्ट है वो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।